नमस्कार साथियों, मैं सागर चौधरी आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं राइट एंगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेवाड़ का संपूर्ण इतिहास मात्र एक क्लास के अंदर। जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की जो अपन एग्जाम की जो सीरीज चला रहे हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट के अंदर जो अपने एग्जाम का समय रहेगा उस एग्जाम के समय को देखते हुए एक ही क्लास के अंदर जब सारा मेवाड़ का इतिहास आ जाएगा तो आपके रिविजन के लिए वो बहुत ज्यादा आसान होगा। इसी के लिए आज अपन शुरू कर रहे हैं। ये इस एग्जाम के अलावा अन्य एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। सबसे पहले मेवाड़ का जो क्षेत्र है उसके अंदर कौन कौन से जिले सम्मिलित हुए हैं। सबसे पहले राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर, प्रतापगढ़, ये वाला जो क्षेत्र है राजस्थान का सारा वो किस में सम्मिलित था? तो मेवाड़ के क्षेत्र के अंदर सम्मिलित था। मेवाड़ के अंदर कौन से वंश का शासन हुआ करता था? तो मेवाड़ के अंदर शासन था अपने गुहिल वंश का। गुहिल वंश की 24 शाखाएं थी, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट शाखा है वो है मेवाड़ वालों के या मेवाड़ के जो गुहिल हुआ करते थे। यहाँ पे जो गुहिल वंश की स्थापना किसने करी थी? तो गुहिलादित्य ने करी थी। किसने करी थी? गुहिलादित्य ने। गुहिलादित्य या गुहिल ने गुहिल वंश की स्थापना करी। ये स्थापना कब की गई थी? तो 566 ईस्वी के अंदर स्थापना की थी। 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना की थी। इसके बाद में इनका जो सबसे प्रतापी शासक, ये सबसे पहला शासक हुआ था वो कौन था? बापा रावल, जिसका वास्तविक नाम था कालभोज। बापा एक उपाधि हुआ करती थी, वास्तविक नाम क्या था? तो कालभोज। इन्होंने सबसे पहले भारत के ऊपर सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत के ऊपर सबसे पहले आक्रमण किया वो था मोहम्मद बिन कासिम। उसको 712 ईस्वी में यहाँ पे हराया था। कब हराया? 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम को। इसके बाद में 734 ईस्वी में यहाँ पे पहले मान मौर्य का या मौर्य वंश का शासन हुआ करता था मेवाड़ वाले क्षेत्र में। 734 ईस्वी में इसने मान मौर्य को पराजित करके यहाँ पे अधिकार कर लिया था। कब किया था? 734 ईस्वी में मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। ठीक है। इनके जो गुरु हुआ करते थे उनका नाम था हरित ऋषि। कौन थे गुरु? हरित ऋषि। अब इन्होंने इसके अलावा एकलिंग जी का मंदिर था। ये खुद को किसका दीवान मानते थे? तो एकलिंग जी का दीवान मानते थे। एकलिंग जी के नाम से शासन करते थे, इसलिए एकलिंग जी का मंदिर भी बनवाया था इन्होंने। एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। 115 ग्रेन के सोने के सिक्के भी चले थे। एक मात्रा थी, एक तोल था, 115 ग्रेन, उसके आधार पर सोने के सिक्के चले गए इनके द्वारा। इन्हीं के शासन काल में जो मोहम्मद बिन कासिम भारत के ऊपर आक्रमण करता है 712 ईस्वी में, ये उसको हराते हैं और हराते हुए कहाँ चले जाते हैं? अफगानिस्तान चले जाते हैं। अफगानिस्तान के राजा सलीम को भी हराते हैं। उसको हरा के अपने भांजे को वहां का प्रशासक या वहां का शासक नियुक्त करते हैं और वापस आते टाइम पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी नामक शहर भी बसाते हैं। ये सारी बातें किसके बारे में? तो अपने बापा रावल के बारे में। इनकी उपाधि क्या थी? इनकी उपाधि थी चकवे, हिंदुआ सूरज इनकी उपाधि हुआ करती थी। ठीक है। चकवे मतलब चारों दिशाओं को जीतने वाला। ये किसके बारे में बात हो गई? तो अपने बापा रावल जी के बारे में बात कर ली। इनके बाद में जो नेक्स्ट शासक था प्रतापी वो था अल्लट। अल्लट या आलू रावल। आलू रावल, ये भी इसका नाम हुआ करता था। इसने हूण राजकुमारी, जिन्होंने हर हर महादेव का नारा दिया था भारत के अंदर, हूण शासक हुआ करते थे, हूण राजकुमारी से शादी करी हरिया देवी से। नाम क्या था? हरिया देवी। और मेवाड़ के अंदर नौकरशाही की स्थापना भी इन्होंने करी थी। इसके अलावा जो अपने बापा रावल थे ना, इन्होंने नागदा को राजधानी बनाया था। नागदा को क्या बनाया? राजधानी। और जो अल्लट था उसने राजधानी किसको बना दिया? आहड़ को। इसने राजधानी बना दिया आहड़ को। हूण राजकुमारी हरिया देवी से शादी करी, प्रशासन का आधार बनाया योग्यता को, जिसको क्या कहा जाता है? नौकरशाही। तो नौकरशाही की स्थापना भी कर दी इसने। और एक मंदिर बनवाया था। कौन सा मंदिर? तो वराह मंदिर। कौन सा मंदिर? वराह मंदिर। ये सारी बातें किसके बारे में थी? अल्लट या आलू रावल के बारे में। नेक्स्ट शासक था जैत्र सिंह। कौन था? जैत्र सिंह। इसके समय जो इल्तुतमिश दिल्ली का शासक हुआ करता था, रजिया सुल्तान थी या रजिया सुल्ताना थी, जिसके पिताजी थे, उन्होंने यहाँ पे क्या आक्रमण किया मेवाड़ वाले क्षेत्र के अंदर 1227 ईस्वी में। और एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध? भूताला का युद्ध। कब होता है ये? 1227 ईस्वी में। इस युद्ध के अंदर इल्तुतमिश को ये हराते हैं और इल्तुतमिश की जो सेना होती है वो यहाँ से भाग रही होती है और भागते टाइम वो किसको लूट लेती है? तो नागदा को लूट लेती है। और जब वो नागदा को लूटती है तो ये राजधानी परिवर्तित करके कहाँ ले आते हैं? चित्तौड़। क्या ले आते हैं? चित्तौड़। तो राजधानी किसको बना दी? चित्तौड़ को। और इन्हीं के शासन कार्य को मध्यकालीन मेवाड़ का जो शासन था उसका स्वर्णकाल कहा जाता था। मध्यकालीन मेवाड़ का
स्वर्णकाल कहा जाता था, मध्यकालीन मेवाड़। नेक्स्ट शासक थे अपने रतन सिंह जी। रतन सिंह जी के समय 1303 ईस्वी में जो अलाउद्दीन खिलजी होता है दिल्ली का शासक, वो यहाँ पे आक्रमण करता है, जिसके कई अन्य कारण थे, जैसे व्यापार वाणिज्य था, मेवाड़ की बढ़ती शक्ति थी, रानी पद्मिनी का सौंदर्य था, ऐसे कारण अलग अलग बताए जाते हैं। तो 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन यहाँ पे आक्रमण करता है। इस समय मेवाड़ का प्रथम शाखा संपन्न होता है। इस शाखे के अंदर जो रतन सिंह जी थे वो केसरिया करते हैं, रानी पद्मिनी होती है वो जौहर करती है। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे 30,000 निर्दोष नागरिकों को मरवा देता है। और ये जो अपने चित्तौड़ का किला था वो किसे सौंप देता है? अपने पुत्र खिज्र खान को सौंप देता है। खिज्र खान के नाम पर इसका नाम क्या कर दिया जाता है? खिजराबाद कर दिया जाता है। खिज्र खान एक गंभीरी नदी है यहाँ पे, इस गंभीरी नदी पर क्या बनवाता है? तो एक पुल का निर्माण करवाता है, और पुल का निर्माण करवा के इसके पास में एक फारसी अभिलेख लिखवाता है, जिस अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी को ईश्वर की छाया या संसार का रक्षक बताया जाता है। ठीक है, खिज्र खान को प्रशासक बना दिया। अभिलेख के अंदर क्या लिखवा है यहाँ पे? खिज्र खान ने ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक किसको बताता है? अलाउद्दीन खिलजी को। ये हो गई किसके बारे में? रतन सिंह जी के बारे में बात हो गई। बाद में खिज्र खान यहाँ से चला जाता है और यहाँ का प्रशासक किसे नियुक्त कर दिया जाता है? मूछाड़ा मालदेव या मालदेव सोनगरा, जिसको बेटे बनवीर सोनगरा को हराकर यहाँ पे हमीर जो सिसोदिया होता है वो मेवाड़ के ऊपर वापस अधिकार करता है और सिसोदिया शाखा का प्रारंभ करता है। क्योंकि हमीर सिसोदिया कौन से गांव से था? तो सिसोदा गांव का निवासी था, इसलिए सिसोदिया शाखा का प्रारंभ होता है यहाँ पे, हमीर सिसोदिया। इसको मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है और विषम घाटी पंचानन भी इसी को कहा जाता है। विषम घाटी पंचानन मतलब कठिन युद्धों का सिंह या शेर। विषम घाटी पंचानन किस में कहा गया? ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर इसको विषम घाटी पंचानन कहा गया है। ये बनवीर सोनागर को हराता है, यहाँ पे सिसोदिया शाखा की स्थापना करता है और अपनी जो कुल देवी होती है, इनकी इष्ट देवी होती है बरवड़ी माता, उसका मंदिर भी बनवाता है। बरवड़ी माता या अन्नपूर्णा माता भी बोलते हैं इसको, अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाता है। ठीक है, ये किसके बारे में बात थी? हमीर के बारे में। नेक्स्ट शासक है अपने राखा, लाका या राणा लाका। राणा की उपाधि का प्रयोग कर रहे हैं ये लोग। राणा लाका के समय जावर के अंदर, जावर नामक एक क्षेत्र है, वहां पे किसकी खान प्राप्त होती है? तो चांदी की खान प्राप्त होती है। जावर में चांदी की खान प्राप्त होती है। एक पिछोला झील होती है जो अपने उदयपुर के अंदर स्थित है, इसका निर्माण कौन करवाता है? तो एक गुम्मक्कड़ बंजारा होता है, वो किसका निर्माण करवाता है? पिछोला झील का निर्माण करवाया जाता है गुम्मक्कड़ बंजारे के द्वारा। और इसी के पास में नटनी का चबूतरा भी स्थापित किया गया है। नटनी का चबूतरा बहुत ज्यादा फेमस है। नटनी, नटनी से तात्पर्य क्या है? जो रस्सी वगैरह के ऊपर चलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? नटनी। जो महिला चलती है रस्सी के ऊपर उसको नटनी बोला जाता है। इसी के समय जो अपने मेवाड़ मारवाड़ का जो शासक हुआ करता था, उसकी पुत्री हंसाबाई, उसका विवाह किससे किया जाता है? तो राणा लाखा से किया जाता है। रिश्ता चुंडा के लिए आता है। रणवल हंसाबाई का भाई होता है, वो ये मांग रखता है कि अगर हंसाबाई से शादी करवा दी जाती है, किसकी? राणा लाखा की, लेकिन उसका जो उत्तराधिकारी होगा कौन होगा? मेवाड़ का जो हंसाबाई का पुत्र होगा वही उत्तराधिकारी बनेगा। तो चुंडा को उसके लिए क्या दिए जाते हैं? विशेषाधिकार दिए जाते हैं। चुंडा को भीष्म कहा जाता है। चुंडा को क्या क्या विशेषाधिकार दिए जाते हैं? तो इसके अंदर चुंडा जो मेवाड़ के जो प्रमुख 16 ठिकाने थे उसमें से 4 किसको दिए जाते हैं? तो चुंडा को दिए जाते हैं। जो कागज पत्र, जो भी हस्ताक्षर वगैरह होंगे वो किसके होंगे? चुंडा के या सलुम्बर के सामंत के भी हो गए। सलुम्बर एक इंपोर्टेंट ठिकाना था, वो भी किसको दिया गया था? तो चुंडा को दिया गया था। सेना का जो अगला भाग होता है हरावल, उसका नेतृत्व कौन करेंगे? सलुम्बर के सामंत करेंगे। इसके अलावा जब राजा अपने राजधानी से बाहर जाएगा तो राजधानी को कौन संभालेंगे? तो सलुम्बर के सामंत संभालेंगे। ये सारे विशेष अधिकार किसे प्रदान किए गए? तो चुंडा को प्रदान किए गए थे। ठीक है, ये सारी बातें थी किसके बारे में? राणा लाखा के बारे में। और चुंडा किसका संरक्षक बन गया था? मोकल का संरक्षक बना। लेकिन कालांतर के अंदर जब मोकल छोटा होता है, अल्पायु का होता है, तो हंसाबाई को उसके ऊपर अविश्वास हो जाता है। इधर उधर से लोग कान भरते हैं हंसाबाई के, हंसाबाई उसके ऊपर विश्वास कर नहीं पाती है और चुंडा को वहां से जाना पड़ता है। चुंडा यहाँ से प्रस्थान कर जाता है, मालवा की तरफ चला जाता है। और इसका संरक्षक कौन बन जाता है? तो मारवाड़ का जो रणमल था, हंसाबाई का भाई था, वो यहाँ पे संरक्षक बन जाता है।
और वो अपनी शक्ति का संगठन करके मेवाड़ वालों की सहायता से मारवाड़ को भी जीत लेता है और उसका यहाँ पे प्रभुत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मोकल का सर्कस कौन बन गया? रणमल बन गया। चुंडा कहाँ चला गया? तो मालवा चला गया। इसी के समय मोकल ने क्या किया, एक लिंग मंदिर जो बनाया गया था बप्पा रावल के द्वारा, उसका परकोटा निर्माण करवाता है। ये परकोटे का निर्माण भी इसके द्वारा करवाए जाते हैं। एक लिंग मंदिर का परकोटा और समिदेश्वर मंदिर भी इसके द्वारा पुनर्निर्माण करवाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता था? त्रिभुवन नारायण मंदिर। क्या कहा जाता था? त्रिभुवन नारायण। त्रिभुवन नारायण मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट 1433 ईस्वी के अंदर गुजरात का एमएसआ होता है, वो यहाँ पे आक्रमण करता है। इस आक्रमण से लड़ने के लिए जब मोकल यहाँ से प्रस्थान करता है तो जीलवा नामक स्थान पर 3 लोग, चाचा, मेरा और मेपा पवार, मोकल की हत्या कर देते हैं। इस हत्या के बाद में जो कुंभा होता है वो नेक्स्ट शासक बनता है और कुंभा यहाँ पे अपने पिता की हत्या का बदला लेता है रणमल की सहायता से। लेकिन रणमल का प्रभाव क्षेत्र के अंदर या अपने राजधानी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसी से निपटने के लिए कुंभा जो सबसे पहले रणमल जो चुंडा का भाई होता है उसकी हत्या कर देता है। यहाँ पे चुंडा को वापस बुलाया जाता है और रणमल को वहां पे मार दिया जाता है। और जो जोधा होता है कुंभा का इसका रणमल का बेटा, वहां से प्रस्थान करता है और काउनी नामक गांव में शरण ले लेता है और यहाँ का शासक कौन बन जाता है? तो कुंभा नियुक्त हो जाता है नया शासक। कुंभा के समय जो प्रमुख युद्ध थे, सबसे पहला युद्ध था सारंगपुर का युद्ध, जो 1437 ईस्वी के अंदर संपन्न हुआ था। सारंगपुर का युद्ध, इस युद्ध की याद में कुंभा द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है। यह युद्ध महमूद खिलजी मालवा और कुंभा के मध्य लड़ा जाता है। विजय स्तंभ यहाँ पे इसके लिए बनाया जाता है। ये 122 फीट ऊंची इमारत है, 9 मंजिला है। अभिनव भारत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पुलिस, इसका क्या है? ये चिन्ह भी है और राजस्थान की ऐसी पहली इमारत है जिसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया है। ये सब किसके बारे में? तो अपने विजय स्तंभ के बारे में ये जानकारी है। विजय स्तंभ से नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला कौन सी संधि है? तो चंपानेर की संधि। ये संधि किस किस के बीच में होती है? महमूद खिलजी मालवा और कुतुबुद्दीन शाह गुजरात के मध्य होती है। इस संधि का क्या शर्तें रखी जाती है? तो कुंभा को हराना इस संधि का मुख्य उद्देश्य रहा था कि किसको हराना है? तो महाराणा कुंभा को हराना है। कब हुई थी ये संधि? 1456 ईस्वी में। इस संधि के बाद में या इस संधि का परिणाम बदनौर का युद्ध होता है। बदनौर का युद्ध यहाँ पे लड़ा जाता है 1457 ईस्वी के अंदर। इस युद्ध के अंदर जो कुंभा मालवा और गुजरात दोनों की संयुक्त सेनाओं को परास्त कर देता है और यहाँ पे बदनौर का युद्ध भी कुंभा जीत लेता है। इसके अलावा जो अपने विजय स्तंभ प्रशस्ति अपन ने देखी थी, उसका जो वास्तुकार थे या प्रशस्ति के लेखक थे वो कौन थे? अत्रि और महेश। कौन थे? अत्रि और महेश। अब ये आपने 3 मेन युद्ध देख लिए। युद्ध एक तो संधि थी, सारंगपुर का युद्ध, बदनौर का युद्ध। इसके अलावा एक नागौर का युद्ध या नागौर का संघर्ष भी होता है, जिसमें शम्स खां और मुजाहिद खां, 2 भाई लड़ रहे होते हैं। कुंभा शम्स खां का साथ देता है, मुजाहिद खां को हरा देता है। शम्स खां को नागौर का प्रशासक या नागौर का शासक नियुक्त किया जाता है और कुछ शर्तें भी रखी जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कुंभा द्वारा किन किन मंदिरों का निर्माण करवाया गया। तो कुंभा द्वारा कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया गया। 3 जगह ये मंदिर बने हुए हैं, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़। 3 जगह कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। कुंभा के मंत्री ने वेल्फा भंडारी ने श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा कुंभा के समय रणकपुर के जैन मंदिर भी बनवाए गए थे। ये मंदिर किसके द्वारा बनाए गए? तो धरणक शाह। धरणक शाह 1439 ईस्वी में ये मंदिर बनाए गए थे। इसी के अंदर एक जो सबसे प्रमुख मंदिर है चोमुका मंदिर, वो चोमुका मंदिर कब बनवाया गया, किसके द्वारा बनाया गया था? तो धरणक शाह के द्वारा बनवाया गया था। लेकिन इसका वास्तुकार था दीपाक। कौन था? दीपाक। इस मंदिर की विशेषता क्या है? इस मंदिर को स्तंभों का अजैब घर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 1444 स्तंभ है। कितने स्तंभ है? 1444। 1444 स्तंभ है यहाँ पे। ये हो गई मंदिरों के बारे में बातें। नेक्स्ट कुंभा द्वारा बनाए गए किले देख लेते हैं। कवि राजा श्यामलदास की जो पुस्तक है वीर विनोद, उसके अनुसार कुंभा ने मेवाड़ के अंदर जितने भी किले हैं, जैसे 84 किले हैं, उसमें से 32 किलों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। वीर विनोद के अनुसार, वीर विनोद के अनुसार इसमें प्रमुख किले कौन कौन से थे? तो कुंभलगढ़, जिसकी दीवार चीन की दीवार के बाद में सेकंड नंबर सबसे लॉन्गेस्ट मानी जाती है। अगला है अचलगढ़, इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। मचान दुर्ग
मेयर जाति होती है उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए मचान दुर्ग का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट थी भोमट दुर्ग, भीलों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भोमट दुर्ग का निर्माण करवाया गया। ये थे कुंभा द्वारा बनवाए गए कुछ महत्वपूर्ण किले। नेक्स्ट है साहित्य। कुंभा एक बहुत ज्यादा अच्छा क्या था, संगीतज्ञ था, और ये क्या बजाया करता था, तो वीणा बजाया करता था। कुंभा के द्वारा कई सारी पुस्तकों की रचना की गई, जिसमें से कुछ इंपोर्टेंट है संगीत राज, इसके 5 भाग हुआ करते थे, 5 भाग। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, हरिवर्तिक और कामराज रतिसार, ये सारी पुस्तकें किसकी थी, तो कुंभा द्वारा लिखी गई थी। सुधा प्रबंध और भी है, लेकिन इंपोर्टेंट यही पुस्तकें हैं। नेक्स्ट देखते हैं कुंभा द्वारा अलग अलग टीकाएं भी लिखी गई। ये जयसोम की पुस्तक थी, उसके ऊपर लिखी गई रसिक प्रिया नामक टीका। संगीत रत्नाकर एक पुस्तक है सारंग व्यास की, उसके ऊपर भी टीका लिखी गई। नेक्स्ट चंडी शतक, जो बाण भट्ट की पुस्तक हुआ करती थी, उसके ऊपर भी कुंभा द्वारा टीका लिखी गई। ये सारी बातें थी किसके बारे में, महाराणा कुंभा के बारे में। और कुंभा की हत्या किसके द्वारा की जाती है, इसी के पुत्र उदा के द्वारा कुंभा की हत्या कर दी जाती है। नेक्स्ट शासक कौन बनता है, नेक्स्ट शासक बनता है रायमल, जिसके समय 2 इंपोर्टेंट काम हुए। एक तो जो एकलिंग जी का जो मंदिर है बापा रावल ने बनवाया था, उसी का जो वर्तमान स्वरूप है जो अभी देखने को मिलता है, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो रायमल के द्वारा करवाया गया। इसी की रानी जो श्रृंगार कंवर थी, उसने गोसुंडी में बावड़ी का निर्माण भी करवाया। किसके द्वारा कराया गया, तो रानी श्रृंगार कंवर के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट शासक है अपने पृथ्वीराज, जिसको उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। उड़ना राजकुमार क्यों कहा जाता है, तो इसकी रफ्तार या इसके युद्ध क्षेत्र के अंदर पहुंचने की जो गति थी, उसी के कारण इसको किसकी संज्ञा दी गई, तो उड़ना राजकुमार की संज्ञा इसको प्रदान की गई थी। इसने अपनी रानी जो तारा थी, इसकी रानी का नाम क्या था, तारा। उसी के नाम पर किसका जो अजमेर का जो किला है अजय मेरुगढ़, उसका प्राचीन नाम हुआ करता था, उसका नाम परिवर्तित करके तारागढ़ नाम किसके द्वारा किया गया, तो इसी के द्वारा तारागढ़ नाम रखा गया था, तारागढ़ नाम। इसकी 12 खंभों की छतरी स्थापित है, कहाँ है, तो ये 12 खंभों की छतरी पृथ्वीराज की कहाँ पर है, तो कुंभलगढ़ के अंदर है। कहाँ है, कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़। नेक्स्ट शासक है अपने सांगा की एक आंख भी नहीं थी, एक हाथ भी नहीं था, एक पैर से लंगड़ा भी था, लेकिन वो भी अपनी सदी का सबसे प्रतापी शासक हुआ करता था। सांगा के समय सबसे पहला युद्ध था खातौली का युद्ध। सांगा ने अपने जीवन के अंदर ज्यादातर युद्ध गतिविधियों के अंदर ही ये रहा था, ये युद्ध गतिविधियों के अंदर ही भाग लिया था। इसने ज्यादा निर्माण कार्य करवाए नहीं गए थे राणा सांगा के द्वारा। सबसे पहला खातौली का युद्ध, ये युद्ध किसके बीच में हुआ, तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य 1517 ईस्वी के अंदर लड़ा गया। इब्राहिम लोदी के साथ में 2 युद्ध लड़े गए, एक खातौली का युद्ध, एक और बाड़ी का युद्ध। इन दोनों युद्धों के अंदर राणा सांगा की विजय हुई थी, सांगा विजय हुआ यहाँ पे, इब्राहिम लोदी दोनों बारी परास्त हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट था गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी में लड़ा गया महमूद खिलजी सेकंड, मालवा का शासक था, उसके विरुद्ध। और इस युद्ध के अंदर भी कौन जीता, तो सांगा जीत गया। अगला युद्ध था बयाना का युद्ध, जो खानवा युद्ध के 1 महीने पहले हुआ था। यहाँ पे जो बाबर था वो अपना सेनापति भेजता है मोहम्मद सुल्तान मिर्जा, और ये जो बयाना का किला था वो उस समय किसके अंदर था या किसके नेतृत्व के अंदर था, तो यहाँ पे था मेहंदी ख्वाजा यहाँ पे प्रशासक था इसका बयाना किले का। और मोहम्मद सुल्तान मिर्जा को यहाँ पे बाबर के द्वारा भेजा जाता है, लेकिन सांगा यहाँ पे जीत जाता है बयाना युद्ध के अंदर, या बयाना का किला यहाँ पे जीत जाता है। और अगला इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध होता है, या मुगलों के इतिहास का भी कह सकते हो इसके, खानवा का युद्ध। 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध यहाँ पे संपन्न होता है। इस युद्ध के अंदर जो बाबर होता है वो यहाँ पे जिहाद की घोषणा करता है, शराब नहीं पीने की बात रखता है, मुस्लिमों के ऊपर जो तमगा कर लगाया जाता है उस कर को समाप्त करने की घोषणा करता है। इसलिए सब इस युद्ध के अंदर जो मुस्लिम सैनिक होते हैं वो यहाँ पे भाग लेते हैं। सांगा के द्वारा सारे जितने भी राजस्थान के राजा थे उनको पत्र लिखे जाते हैं और सभी एकत्रित होकर बाबर के खिलाफ युद्ध करते हैं। लेकिन बाबर की जीत का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे माना जाता है उसका तोपखाना। बाबर यहाँ पे इस युद्ध को जीत जाता है, सांगा घायल हो जाता है, युद्ध मैदान से बाहर चला जाता है, और यहाँ पे किसके ऊपर, मेवाड़ के ऊपर अधिकार किसका हो जाता है, तो एक तरह से बाबर का अधिकार हो जाता है। लेकिन बाबर यहाँ से वापस चला जाता है, और बाबर अपनी बाबरनामा के अंदर सांगा के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखता है। 9 राव, 7 सरदार और 104 यहाँ पे राजा वगैरह बताए जाते हैं किसके द्वारा, तो बाबर के द्वारा बाबरनामा में बताए जाते हैं। सांगा यहाँ पे हार गया। उसके बाद सांगा जब यहाँ से बाहर चला गया तो सांगा का इलाज कहाँ किया गया था, तो कालपी बसवा के अंदर सांगा का इलाज किया गया था, बसाया गया था सांगा को यहाँ पे इरीच के अंदर।
सांगा को जहर दे दिया था। कालपी में क्या हुआ, सांगा की मृत्यु हो गई यहाँ पे। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर एक जगह पड़ती है, वहां पे सांगा की क्या बना दी गई, छतरी बना दी गई। ये सारी बातें किसके बारे में थी, महाराणा सांगा के बारे में थी। इनको सैनिकों का भग्नावशेष या सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा जाता है इनको, ठीक है। विक्रमादित्य नेक्स्ट शासक बनता है सांगा का ही पुत्र विक्रमादित्य, जिसकी माता होती है कर्मावती। तो कर्मावती को यहाँ पे क्या नियुक्त किया जाता है, तो संरक्षक नियुक्त किया जाता है, महारानी कर्मावती को ही। कर्मावती संरक्षक बन जाती है, अल्पायु का होता है ये उस समय। तो यहाँ पे जो गुजरात का शासक होता है बहादुर शाह, गुजरात का शासक बहादुर शाह यहाँ पे आक्रमण करता है। और आक्रमण करने के बाद में कर्मावती यहाँ पे जौहर करती है। ये अपने दूसरा शाखा था किसका, मेवाड़ का। मेवाड़ का दूसरा शाखा कब होता है, 1533 या 1535 ईस्वी के अंदर। यहाँ पे गलत लिखा है, 1535 ईस्वी के अंदर होता है, ठीक है। 1535 ईस्वी में दूसरा शाखा संपन्न होता है। यहाँ पे बाघ सिंह जो देवलिया का था उसके नेतृत्व में केसरिया किया जाता है। रानी कर्मावती जौहर करती है और यहाँ पे मेवाड़ वाले यहाँ पे हार जाते हैं। बहादुर शाह यहाँ से हुमायूं के डर से वापस चला जाता है। लेकिन जो बनवीर होता है दासी का पुत्र, उसको यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया जाता है, वो विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। और जो उदय सिंह होता है वो भी छोटा होता है उस टाइम, उदय सिंह भी बालक होता है कर्मावती का। उदय सिंह को बचाने के लिए जो पन्ना धाई होती है वो अपने पुत्र चंदन का बलिदान देती है और वहां से निकाल के आशा देवपुरा के पास में ले जाती है, जो कुंभलगढ़ का प्रशासक उस टाइम नियुक्त किया होता है। उसके बाद में नेक्स्ट शासक बनता है अपने उदय सिंह। कौन बनता है, उदय सिंह। उदय सिंह 1540 ईस्वी के अंदर मावली के युद्ध के अंदर किसको हराता है, बनवीर को हरा के मावली का युद्ध यहाँ पे जीतता है और उसको हटा के और खुद यहाँ पे क्या बन जाता है, तो शासक बन जाता है। इसके द्वारा 1559 ईस्वी में उदय सागर झील का निर्माण करवाया गया और उदयपुर की स्थापना भी की गई। यहाँ पे चित्तौड़ का तीसरा शाखा 1567-68 ईस्वी में यहाँ पे अकबर आक्रमण करता है। यहाँ पे चित्तौड़ का तीसरा शाखा संपन्न होता है। जेमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में यहाँ पे केसरिया किया जाता है। और पत्ता की पत्नी फूल कंवर जो यहाँ पे क्या करती है, जौहर करती है। और इसके साथ में ये यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन अकबर इनकी वीरता से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और इनकी मूर्तियां आगरा के किले में भी लगवाता है। और अकबर यहाँ पे 30,000 निर्दोष नागरिकों को मरवा देता है। ये सारी बातें किसके बारे में है, तो उदयपुर के अंदर चित्तौड़ के तीसरे शाखा की बातें की गई है, जयमल और पत्ता। इसको फता या पत्ता भी कहा जाता है। ये था महाराणा उदय सिंह के बारे में। उदय सिंह बाद में गोगुंदा की पहाड़ियों में चला जाता है यहाँ पे और उदय सिंह की वहां पे ही मृत्यु हो जाती है। और नेक्स्ट शासक कौन बनते, तो महाराणा प्रताप। तो आप देखते हैं अपन महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप इनका जो राज तिलक होता है वो इनके पिताजी की मृत्यु के बाद में गोगुंदा के अंदर होली वाले दिन इनका राज तिलक होता है। गोगुंदा होली वाले दिन राज तिलक होता है, लेकिन विधिवत राज तिलक कुंभलगढ़ के अंदर संपन्न करवाया जाता है। 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दीघाटी का युद्ध होता है। इससे पहले जो महाराणा प्रताप थे उनको समझाने के लिए या उनको अपने अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर यहाँ पे 4 दूत भेजता है, जलाल का कोड़ची, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल के द्वारा 1572 से 1573 ईस्वी के बीच में। लेकिन महाराणा प्रताप यहाँ पे अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं, जिसके बाद में 1576 ईस्वी में ऐतिहासिक हल्दीघाटी युद्ध संपन्न किया जाता है। हल्दीघाटी युद्ध होता है यहाँ पे। महाराणा प्रताप और मान सिंह और आसफ खां इधर से आते हैं। किसके सेनापति, तो अकबर के। अकबर महाराणा प्रताप की तरफ से सेनापति होते हैं हाकिम का सूर, रामसा तोमर, पुंजा भील। ये सब किसकी तरफ से लड़ते हैं, तो महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ते हैं। यहाँ पे युद्ध के अंदर चेतक घायल हो जाता है। जब मान सिंह को मारने के लिए महाराणा प्रताप अपना वार करते हैं तो हाथी की सूंड से चेतक का पैर कट जाता है। चेतक वहां से घायल हो जाता है और चेतक वहां से महाराणा प्रताप को युद्ध मैदान से बाहर ले जाने का प्रयास करता है। बाहर ले जाता है लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। और चेतक की छतरी कहाँ बनी हुई है, तो बलीचा के अंदर। बलीचा के अंदर चेतक की क्या है, घायल चेतक की छतरी है बलीचा में। ये युद्ध क्या रहता है, अनिर्णायक युद्ध रहता है। लेकिन आज भी माना जाता है कि इस युद्ध के अंदर किसकी विजय हुई थी, तो महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। क्योंकि आसफ खां और मान सिंह यहाँ पे महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार नहीं करवाए पाए थे, इसलिए अकबर ने इनके दरबार के अंदर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये सारी बातें अपने हल्दीघाटी युद्ध के बारे में। इसके बाद में अकबर खुद आता है और यहाँ पे उदयपुर के ऊपर अधिकार कर लेता है। नेक्स्ट युद्ध होता है कुंभलगढ़ का युद्ध। कुंभलगढ़ के ऊपर 3 बार आक्रमण किए गए थे, 1577, 78 और 79 के अंदर 3 बार आक्रमण हुए। नेक्स्ट शेरपुर घटना 1580 ईस्वी के अंदर। शेरपुर के अंदर जो अपने रहीम जी थे, अब्दुल रहीम खान खाना,
उनकी बेगमों को अमर सिंह के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन महाराणा प्रताप उन्हें ससम्मान वापस पहुंचाते और अपने रहीम जी से क्षमा मांगते हैं। तो इसको देखकर रहीम जी बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व से। वो घटना कौन सी है? शेरपुर की घटना। नेक्स्ट, मेवाड़ के इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध दिवेर का युद्ध, जिसको इतिहास कई बार अपने पन्नों के अंदर दबा देता है या छुपाने का प्रयास भी करता है। 1582 ईस्वी के अंदर दिवेर का युद्ध लड़ा गया। अकबर का सेनापति सुल्तान खां यहाँ पे युद्ध के अंदर भाग लेता है। अमर सिंह सुल्तान खां को मार देता है, जिसके बाद में महाराणा प्रताप ने वापस पीछे मुड़ के नहीं देखा और लगातार क्षेत्र जीतते गए और मेवाड़ का लगभग सारे एरिया इन्होंने अपने अंडर ले लिया, अपने कब्जे के अंदर ले लिया था। कौन सा युद्ध था? तो दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी के अंदर। और उसके बाद में राजधानी किसे नियुक्त किया जाता है? तो चावंड को राजधानी बनाया जाता है। कितने वर्षों तक रहती है? तो 28 वर्ष। 28 वर्ष तक यहाँ पे चावंड राजधानी रहती है। प्रताप की छतरी, महाराणा प्रताप 1597 ईस्वी के अंदर अकारण अपने जो धनुष की प्रत्यंचा होती है उसको चढ़ा रहे होते हैं और वो अपने सीने के अंदर ही लगने पर घायल हो जाते हैं और वहाँ पे कोई ट्रीटमेंट या अपने कोई साधन मौजूद ना होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में इनकी छतरी बनाई जाती है। कहाँ पर? बारडोली के अंदर। बारडोली के अंदर महाराणा प्रताप की छतरी भी है। ये सारी बातें किसके बारे में? महाराणा प्रताप के बारे में। नेक्स्ट शासक है अमर सिंह फर्स्ट, महाराणा प्रताप के पुत्र हुआ करते थे। इन्होंने अपने जीवन काल के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट कार्य किया, मुगल मेवाड़ संधि की थी इन्होंने 1615 ईस्वी में। 5 फरवरी 1615 ईस्वी को मुगल मेवाड़ संधि संपन्न हुई। इसके अंदर जो कर्ण सिंह था इनका पुत्र, और उधर से संधि कौन करता है? तो जहांगीर होता है। जहांगीर का पुत्र खुर्रम या शाहजहां यहाँ पे संधि के अंदर भाग लेते हैं। और इस संधि के द्वारा क्या शर्तें रखी जाती है कि मेवाड़ जो होगा वो 1000 घुड़सवारों की सहायता देगा। किसे? तो मुगलों को 1000 घुड़सवारों की सहायता दी जाएगी। चित्तौड़ से या मेवाड़ वालों से युद्ध संबंध या वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे। और जो युवराज होगा वो कहाँ जाएगा? तो वो दरबार के अंदर भाग लेगा, मुगलों के दरबार में भाग लेगा, राजा दरबार में नहीं जाएगा। ये सारी बातें किसमें की गई थी? तो मुगल मेवाड़ संधि के अंदर की गई थी। चित्तौड़ के किले का पुनर्निर्माण भी नहीं करवाया जाएगा। इस सब संधि से आहत होकर जो अमर सिंह फर्स्ट होता है वो यहाँ से चला जाता है और प्रशासक ये अपना नेक्स्ट शासक किसे घोषित कर देता है? तो कर्ण सिंह को घोषित कर दिया जाता है। कर्ण सिंह संधि बंदी कर ली थी तो युद्ध करने का काम था नहीं, अब ये निर्माण कार्य करवाता है। जग मंदिर जो महल है, जग मंदिर, उनके निर्माण का कार्य प्रारंभ करवाता है, लेकिन ये पूर्ण नहीं करता है। पूर्ण नेक्स्ट शासक करेगा। पूर्ण नहीं करने के अलावा ये अपने क्या क्या बनवाता है? कर्णविलास और दिलखुश महल। कर्णविलास और दिलखुश महलों का निर्माण भी इसी के द्वारा करवाया जाता है। नेक्स्ट शासक अपने जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम के द्वारा जग मंदिर महलों का निर्माण पूर्ण करवाया जाता है। और इस महलों का निर्माण पूर्ण करवाने के साथ भी इसकी एक धाइमा होती है, नौजुबाई। धाइमा का नाम क्या है? नौजुबाई। उनके लिए नौजुबाई का मंदिर भी बनवाता है। नौजुबाई कौन थी? धाइमा। और जगत सिंह प्रथम अपनी जो दानवीरता होती है, दानवीरता के लिए प्रसिद्ध होता है, या दानवीर शासक भी इसको कहा जाता है। ये सारी बातें थी किसके बारे में? अपने जगत सिंह प्रथम के बारे में। नेक्स्ट शासक राज सिंह। राज सिंह जी के समय राठौड़ सिसोदिया गठबंधन हुआ था। किसका गठबंधन? राठौड़ और सिसोदिया का गठबंधन। औरंगजेब के खिलाफ अजय सिंह जो अपने मारवाड़ का शासक होता है उसको शासक बनाने के लिए यहाँ पे दुर्गादास राठौड़ और राज सिंह के द्वारा प्रयास किए गए थे। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कहा जाता है। नेक्स्ट अपने हिंदू राजकुमारी की इन्होंने रक्षा करी थी औरंगजेब से, और हिंदू मंदिरों की भी रक्षा करी थी। उस टाइम अकबर ने अपने जो औरंगजेब था उसने एक युद्ध या एक आरंभ करी थी कि सीरीज, एक श्रृंखला आरंभ कर दी थी कि हिंदू मंदिरों को तोड़ना है और हिंदू राजकुमारियों से शादी करनी है। तो इसी क्रम के अंदर जो रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती होती है उसकी रक्षा करके राज सिंह यहाँ पे शादी संपन्न करता है। और हिंदू मंदिरों के अंदर भी जो भी मंदिर या मूर्तियां भारत के अंदर तोड़ने का आदेश दिया जाता था उसकी रक्षा किसके द्वारा की जाती थी? तो राज सिंह के द्वारा रक्षा की जाती थी। इन्हीं के काल में जो चारुमती की शादी के समय सहल कंवर, रतन सिंह चुंडावत की जो हाड़ी रानी थी सहल कंवर, वो अपना सर काट कर दे देती है जब उनके पिता उनके पति क्या मांगते हैं? निशानी मांगते हैं। मेघराज मुकुंद की एक कविता भी है सेनानी नाम से, बहुत फेमस है। यहाँ पे सर काट कर दे देती है सहल कंवर। ठीक है, हाड़ी रानी। इनके द्वारा मंदिरों का निर्माण करवाया जाता है। इस मंदिरों के निर्माण के क्रम में सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर है श्रीनाथ जी का मंदिर और द्वारिकाधीश मंदिर। ये दोनों मंदिर कहाँ है? तो राजसमंद में। द्वारिकाधीश मंदिर या और श्रीनाथ जी का मंदिर। नेक्स्ट मंदिर बनवाया जाता है अंबा माता मंदिर। यह मंदिर
अपने उदयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ है? उदयपुर, अंबा माता मंदिर। अगली है झील। झीलों का निर्माण भी करवाया गया, जैसे राजसमंद झील, जाना सागर तालाब और त्रिमुखी बावड़ी। ये जो राजसमंद झील है, इसी के पास में राज प्रशस्ति भी स्थापित की गई है, जो किसके द्वारा लिखी गई है? रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा। रणछोड़ भट्ट तेलंग। इसके अलावा इसने अमर काव्य वंशावली भी लिखी थी। अमर काव्य वंशावली। राज प्रशस्ति, ये सबसे बड़ी विश्व की प्रशस्ति है, जो किस पर लिखी गई है? पत्थरों पर। पत्थर पर लिखी प्रशस्ति। ठीक है। ये जो प्रशस्ति है, इसके अंदर बापा रावल से लेके राज सिंह तक की जानकारी मिलती है। हल्दीघाटी युद्ध की जानकारी भी इससे प्राप्त होती है। ये कितने पत्थरों पर लिखी गई है? तो 25 पत्थरों पर या 25 भाटों पर लिखी गई है। नेक्स्ट शासक है अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड के समय देवारी समझौता होता है 1708 ईस्वी के अंदर। कौन सा समझौता होता है? अमर सिंह सेकंड 1708 देवारी समझौता। इसमें जो जोधपुर का ये मारवाड़ का शासक होता है अजीत सिंह, और यहाँ पे आमेर के शासक सवाई जय सिंह के द्वारा भाग लिया जाता है। और इसकी शर्तें क्या होती है? तो अपने इनको राज्य दिलाने के अंदर वापस अजीत सिंह जी को और सवाई जय सिंह जी को सहायता की जाएगी। और इनकी जो पुत्री हुआ करती थी अमर सिंह सेकंड की, उसकी शादी किससे करवाई जाएगी? सवाई जय सिंह से शादी करवाई जाएगी, और उसी का पुत्र नेक्स्ट आमेर का शासक बनेगा। ये सारी शर्तें रखी गई थी इस संधि के तहत, और राज्य वापस दिलाए गए थे। अमर सिंह सेकंड के समय यही एक इंपॉर्टेंट संधि हुई थी, इंपॉर्टेंट कार्य हुआ था। नेक्स्ट शासक है संग्राम सिंह सेकंड। इतिहास के अंदर या मेवाड़ का जो इतिहास है, उसके अंदर दो संग्राम सिंह हुए थे, एक महाराणा सांगा और एक संग्राम सिंह सेकंड। संग्राम सिंह सेकंड ने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया उदयपुर में, और एक वैद्यनाथ मंदिर भी बनवाया था। जो वैद्यनाथ मंदिर है, उसके ऊपर एक प्रशस्ति लिखी गई है, वैद्यनाथ प्रशस्ति, जिसका जो लेखक है वो कौन है? रूप भट्ट। प्रशस्ति, इस प्रशस्ति के लेखक कौन है? रूप भट्ट। ठीक है। नेक्स्ट शासक है जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड ये अल्पायु के अंदर शासक बने थे, इतने परिपक्व थे नहीं। इनके समय कौन सा सम्मेलन संपन्न हुआ था? तो हुडा सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन हुआ था? हुडा सम्मेलन 1734 ईस्वी के अंदर। 17 जुलाई 1734 को हुडा सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन के तहत मराठा जो यहाँ पे राजस्थान के अंदर आक्रमण कर रहे थे, लूटपाट कर रहे थे, उनके खिलाफ यह सम्मेलन हुआ था। राजस्थान के सभी राजाओं ने इसमें भाग लिया, और इसका जो अध्यक्ष है इनको नियुक्त किया गया था। और मुख्य वक्ता किसे बनाया गया? तो सवाई जय सिंह को यहाँ पे मुख्य वक्ता बनाया गया। और जो राजा थे उनके आपसी विरोध या आपसी संघर्ष के कारण ये सम्मेलन संपन्न नहीं हो पाया। लेकिन इसके बाद में रामपुरा के अंदर वर्षा ऋतु के समाप्त के बाद में जो सवाई जय सिंह थे, उन्होंने अकेले ने युद्ध किया, और वहां पे मराठों से हार का सामना करना पड़ा। ये सम्मेलन कौन सा था? तो हुडा सम्मेलन, जिसमें राजस्थान के सभी राज्यों ने वापस एकत्रित होने का, ये वापस किसी बाह्य शक्ति के खिलाफ विरोध करने का प्रयास किया था। अगला है जगत निवास महल। इन्होंने जगत निवास महलों का निर्माण भी करवाया था। इनके दरबार के अंदर एक नेकराम भी हुआ करता था, राइटर था नेकराम, जिसने जगत विलास नामक पुस्तक भी लिखी थी। जगत विलास, जगत विलास किसके द्वारा लिखी गई है? तो नेकराम के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट है भीम सिंह। भीम सिंह के जो शासन कार्य था, उसके अंदर दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। एक कृष्णा कुमारी विवाद, और एक 1818 ईस्वी में इन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली थी। कृष्णा कुमारी विवाद, इनकी पुत्री कृष्णा कुमारी हुआ करती थी, जिसकी शादी सबसे पहले आमेर के जो शासक थे, पहले मारवाड़ के जो शासक भीम सिंह थे, उनसे करवाई गई थी। और उन्हीं का भाई जो मान सिंह था, उसने विरोध किया। जब भीम सिंह जी की मृत्यु हो गई, तो नेक्स्ट सगाई किससे कर दी थी? तो आमेर के जो शासक थे उनसे सगाई संपन्न कर दी थी। जगत सिंह जो प्रथम हुआ करते थे, उनसे सगाई कर दी, और यहाँ पे विरोध हुआ। उसके बाद में जो युद्ध संपन्न होता है, गिंगोलिया परबतसर का युद्ध। कौन सा युद्ध? गिंगोलिया परबतसर का युद्ध भी कहते हैं इसको। ठीक है। कब हुआ ये युद्ध? 1807 ईस्वी के अंदर ये युद्ध संपन्न हुआ।
अंग्रेजों से संधि कर ली थी। कब कर ली संधि? 1818 ईस्वी में यहाँ पे इन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली। ये सारी बातें हैं किसके बारे में? मेवाड़ का जो इतिहास है वो संपूर्ण अपन ने एक क्लास के अंदर देख लिया। इसको एक बार वीडियो को वापस देख लेना। इसके अलावा अगर आपको लगे कि किसी शासक के बारे में पूरा डिटेल में देखना है तो अलग अलग वीडियो भी हमने अपलोड कर रखे हैं, तो वहां से आप जिस भी शासक के बारे में पूरी जानकारी देखना चाहते हैं एक बार देख सकते हैं। तो इसी के साथ में आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।